नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आर गोपाल सिंह। राम सुगम हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम काव्य रीति को लेकर चर्चा करेंगे। काव्य रीति से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में रीति के भेद, रीतियों के लक्षण और उदाहरण तथा काव्य रीति से संबंधित महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, जो कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और अन्य विविध प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए मित्रों, हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, विशिष्ट पदरचना रीति यह कथन किसका है? तो विशिष्ट पदरचना रीति यह कथन किसका है? 4 विकल्प हैं: आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य वामन। तो मित्रों, ये कथन आचार्य वामन का है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, जिनका समय 8वीं शताब्दी है। इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। और रीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि विशिष्ट पदरचना ही रीति है। विशिष्ट पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा। ये कथन आचार्य वामन का है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में असंगत नहीं है। निम्न में असंगत नहीं है का तात्पर्य है कि हमें संगत कथन छांटना है कि संगत कथन कौन सा है। तो देखिए मित्रों, इस प्रश्न में बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी। वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति को आचार्य कुंतक ने सुकुमार मार्ग भी कहा है। बिल्कुल सही है। और जहाँ वैदर्भी रीति होती है वहाँ माधुर्य गुण भी होता है, ये भी सही है। लेकिन मित्रों, वैदर्भी रीति को कुंतक ने जहाँ सुकुमार मार्ग कहा है, वहीं आचार्य मम्मट ने वैदर्भी रीति को उपनागरिका वृत्ति कहा है। इसलिए पहला कथन असंगत हो गया। दूसरा देखिए विकल्प, गौड़ी रीति। गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग किसने कहा है? ये विचित्र मार्ग आचार्य कुंतक ने कहा है। बिल्कुल सही है। लेकिन इसे उपनागरिका वृत्ति नहीं कहा जाता मित्रों। गौड़ी रीति को आचार्य मम्मट ने परुषा वृत्ति कहा है। और जहाँ गौड़ी रीति होती है वहाँ ओजगुण होता है। इसका मतलब दूसरा जो विकल्प है, ये दूसरा विकल्प भी असंगत हो गया, क्योंकि जहाँ गौड़ी रीति होती है वहाँ ओजगुण होता है। गौड़ी रीति को कुंतक ने विचित्र मार्ग कहा है और मम्मट ने इसे कहा है परुषा वृत्ति, और यहाँ लिखा हुआ है उपनागरिका वृत्ति। इसका मतलब ये कथन भी असंगत हो गया। तीसरा विकल्प है गौड़ी रीति, इसे विचित्र मार्ग भी कहते हैं, और जहाँ गौड़ी रीति होती है वहाँ ओजगुण होता है, लेकिन इसे कोमला वृत्ति नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है परुषा वृत्ति। इसका मतलब तीसरा विकल्प भी असंगत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, वैदर्भी रीति, कुंतक ने इसे सुकुमार मार्ग कहा, मम्मट ने इसे उपनागरिका वृत्ति कह दिया, और जहाँ वैदर्भी रीति होती है वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसका मतलब ये है मित्रों कि इन चारों ही कथनों में ये चौथा जो कथन है ये असंगत नहीं है, ये संगत है। तो दूसरे प्रश्न से हमें कई जानकारियाँ मिली। आचार्य वामन ने जिसे वैदर्भी रीति कहा है, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग कह दिया, आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है। तो वैदर्भी रीति को आचार्य मम्मट ने कौन सी वृत्ति कह दिया? उपनागरिका वृत्ति, और माधुर्य गुण तो होता ही है। ऐसे ही गौड़ी रीति, इसे विचित्र मार्ग भी कहते हैं, परुषा वृत्ति इसे कहा जाता है, और ओजगुण होता है इसमें। ऐसे ही वैदर्भी रीति, सुकुमार मार्ग, उपनागरिका वृत्ति, माधुर्य गुण।
तो मित्रों रीति 3 होती हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। पांचाली रीति जहाँ होती है, पांचाली रीति जहाँ होती है वहाँ पर मार्ग कौन सा होता है? वहाँ पर मध्यम मार्ग होता है। कुंतक ने पांचाली रीति को मध्यम मार्ग कहा, कोमलावृत्ति कहा मम्मट ने। और जहाँ पांचाली रीति होती है वहाँ प्रसाद गुण होता है। तो इस तरह के ये कथन भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है रीति रात्मा काव्यस्य, ये कथन किसका है? रीति ही काव्य की आत्मा है, ये कथन है मित्रों आचार्य वामन का। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्न में असंगत है, एक और आचार्य दिए हुए हैं और एक और रीति का नामकरण, यानी किसने रीति के लिए कौन सा नाम सुझाया ये देखते हैं हम। तो आचार्य भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा, बिल्कुल सही है ये। मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा, ये भी सही है। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा, ये भी सही है। राजशेखर ने रीति को पद संघटना नहीं कहा, राजशेखर ने रीति को वचन विन्यास क्रम कहा है। तो ये जो कथन है ये असंगत हो गया। तो इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, किसने क्या कहा है? भरत मुनि ने प्रवृत्ति कह दिया, मम्मट ने वृत्ति कह दिया, कुंतक ने मार्ग कह दिया, राजशेखर ने वचन विन्यास क्रम कह दिया, आनंदवर्धन ने संघटना कह दिया, विश्वनाथ ने पद संघटना कह दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वृत्तिर्नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापार है, यह कथन किसका है? इसका मतलब है नियत वर्ण व्यापार को वृत्ति कहा जाता है और नियत वर्ण व्यापार को वृत्ति कहा है आचार्य मम्मट ने। तो ये कथन है आचार्य मम्मट का। अगला प्रश्न है, पद संघटना रीति अंग संस्था विशेषवत उपकर्तृ रसादि नाम, ये कथन किसका है मतलब? तो मित्रों हम जानते हैं कि रीति को पद संघटना नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ ने। तो ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है। साहित्य दर्पण में इन्होंने रीति को पद संघटना कहा है। पद संघटना रीति अंग संस्था विशेषवत उपकर्तृ रसादि नाम। तो ये कथन हो गया आचार्य विश्वनाथ का। अगला प्रश्न है, लाटी नामक चौथी रीति की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन से हैं? तो मित्रों लाटी नामक चौथी रीति की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने रीति नाम की चौथी रीति की परिकल्पना की है। तो आचार्य रुद्रट। मित्रों सर्वसम्मत रूप में रीतियाँ 3 ही हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। सर्वसम्मत मत में रीति 3 है। लेकिन अगर यूँ पूछा जाए कि लाटी नामक चौथी रीति की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन से हैं, तो मित्रों हमारा सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रुद्रट। अगला प्रश्न है, वैदर्भी रीति के विषय में असंगत है, यहाँ ये 2 बार लिख दिया गया है। तो वैदर्भी रीति के विषय में असंगत कौन सा कथन है वो हमें देखना है कि भाई वैदर्भी रीति सुकोमल एवं सुकुमार वर्णों का प्रयोग होता है इसमें। तो ये कथन संगत है, सुकोमल और सुकुमार वर्णों का प्रयोग होता है। मित्रों अब इस तरह के प्रश्न रख दिए गए हैं तीनों ही रीतियों को लेकर के कि उनमें काव्य रीतियों के लक्षण हैं। हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम रीतियों के लक्षण भी पढ़ लेंगे, चाहे वैदर्भी रीति हो, चाहे गौड़ी रीति हो, चाहे पांचाली रीति हो। तो वैदर्भी रीति सुकोमल और सुकुमार वर्णों का प्रयोग होता है इसमें। संयुक्त अक्षरों एवं ट वर्गीय वर्णों का अभाव इसमें पाया जाता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त अक्षरों एवं ट वर्गीय वर्णों का अभाव होता है। सामासिक पदों का भी अभाव होता है और श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त मानी गई है, तो बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन इसमें संगत हैं। और पूछ रहा है कौन सा कथन असंगत है, तो मित्रों कोई भी कथन असंगत नहीं है, चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। वैदर्भी रीति को
सुकोमल और सुकुमार वर्णों से युक्त माना गया है। श्रुति मधुर होती है, दोषों का अभाव होता है, दोषों से मुक्त होती है और गुणों से युक्त होती है। इसे वीणा के स्वरों के समान मधुर माना गया है। और आचार्य दंडी ने तो काव्य गुणों की संख्या 10 मानी थी। श्लेष, समता, समाधि, सुकुमारता, ओज, प्रसाद, माधुर्य, अर्थव्यक्ति, कांति और उदारता। तो आचार्य दंडी ने कहा कि इन 10 काव्य गुणों से भूषित मार्ग जो है वह वैदर्भ मार्ग है। आचार्य दंडी ने भी रीतियों के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया। 2 मार्ग सुझाए थे, वैदर्भ मार्ग और गौड़ीय मार्ग। तो 10 काव्य गुणों से भूषित मार्ग वैदर्भ मार्ग होता है। इसमें संयुक्त अक्षरों और टवर्गीय वर्णों का प्रयोग भी ना के बराबर होता है। सामासिक पदों का अभाव रहता है इसमें, और श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त होती है वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न है मित्रों, गौड़ी रीति के विषय में संगत कथन कौन सा है। इसमें गौड़ी रीति की विशेषताएं और लक्षण हमें मिलेंगे। पहला विकल्प है टवर्गीय महाप्राण ध्वनियों का अधिक प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है, टवर्गीय महाप्राण ध्वनियों का अधिक प्रयोग होता है। इसमें विश्वनाथ ने कहा है टवर्ग के वर्णों का प्रयोग होता है। सामासिक पदों का प्रयोग होता है, दीर्घ सामासिक पदावली प्रयुक्त होती है और संयुक्ताक्षरों का भी अधिक प्रयोग होता है, ये भी संगत है। वीर रस एवं रौद्र रसों के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है, गौड़ी रीति वीर रस, रौद्र रस इन रसों के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब उक्त सभी ये चारों ही लक्षण गौड़ी रीति मिलते हैं। तो मित्रों, गौड़ी रीति के अंतर्गत दीर्घ सामासिक पदावली का प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षरों का, द्वित्व अक्षरों का प्रयोग होता है, मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग होता है। वीर रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, भयानक रस आदि के लिए उपयुक्त है। तो ये सभी इसके लक्षण हैं और सभी संगत है। अगला प्रश्न, पांचाली रीति के विषय में असंगत कथन बताना है हमें। तो मित्रों, वैदर्भी और गौड़ी दोनों के मध्य की रीति से माना गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि वैदर्भी रीति में दीर्घ सामासिक पदावली का प्रयोग होता है नहीं होता। वैदर्भी रीति समास रहित पदावली का प्रयोग होता है और गौड़ी रीति में दीर्घ सामासिक पदावली का प्रयोग होता है। तो इन दोनों के मध्य की रीति हो गई पांचाली रीति। इसमें अल्प सामासिक पदावली का प्रयोग होता है। संयुक्ताक्षरों और सामासिक पदों का कुछ मात्रा में प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है। इसमें प्रसाद गुण की प्रधानता होती है। बिल्कुल सही है, जहाँ पांचाली रीति होती है वहाँ प्रसाद गुण होता है। कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग, ये जो कथन है ये असंगत है, क्योंकि कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग तो गौड़ी रीति के अंतर्गत होता है। और कठोर वर्णों का मतलब है टवर्गीय महाप्राण ध्वनियाँ, और इनका प्रयोग होता है अधिकता से गौड़ी रीति के अंतर्गत। इसका मतलब पांचाली रीति के विषय में असंगत कथन हो गया चौथा। अगला प्रश्न, सुंदर शरीर रचना जिस प्रकार आत्मा का उत्कर्ष वर्धन करती है, उसी प्रकार रीति भी रस का उपकार करती है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी का, डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा का। तो मित्रों, बहुत ही अच्छा कथन है कि सुंदर शरीर रचना जिस प्रकार आत्मा का उत्कर्ष वर्धन करती है, उसी प्रकार रीति भी रस का उपकार करती है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। तो ध्यान रखें मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि सुंदर शरीर रचना जिस प्रकार आत्मा का उत्कर्ष वर्धन करती है, उसी प्रकार रीति भी रस का उपकार करती है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य रीति है। निराला जी की पंक्तियां हैं, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। निराला जी ओज के कवि हैं।
यहाँ हम देखें इसमें काव्य रीति कौन सी है, तो गौड़ी है। गौड़ी रीति में सामासिक पदावली का प्रयोग होता है। गर्जन वर्षण सामासिक पदावली भी है। मूर्धन्य वर्ण भी प्रयुक्त हुए हैं। बार बार भी सामासिक पदावली है। मूसलाधार में भी समास है और संयुक्त अक्षरों का भी प्रयोग हुआ है गर्जन में, वर्षण में, वज्र। तो इस तरह से ये जो पंक्तियां हैं ये गौड़ी रीति की पंक्तियां हैं, क्योंकि गौड़ी रीति में दीर्घ सामासिक पदावली का प्रयोग होता है, मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग होता है, वीर रस, रौद्र रस की व्यंजना इसमें होती है। तो गौड़ी रीति है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। गौड़ी रीति। अगला प्रश्न है, निम्न में संगत नहीं है। तो एक ओर पंक्तियां दी हुई हैं और दूसरी ओर उन पंक्तियों के समक्ष रीति का नाम अंकित है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। तो श्रृंगारिकता है, वैदर्भी रीति है, बिल्कुल सही है। मुंड कटत कहूँ रुंड नटत, गौड़ी रीति है, ओज गुण है। मुंड, रुंड, कटत, नटत मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग है, संयुक्त अक्षर हैं, गौड़ी रीति है। सिखा दो नाहे मधुप कुमार, मुझे भी अपना मीठा गान। यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल सही है, पांचाली रीति है। सिखा दो नाहे मधुप कुमार, मुझे भी अपना मीठा गान, प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो मित्रों इसमें वैदर्भी रीति नहीं है, ये ओजगुण विषयक पंक्तियां हैं, गौड़ी रीति की हैं। संयुक्त अक्षर भी हैं, प्रबुद्ध, शुद्ध, श्रृंग, तुंग, हिमाद्री, इस तरह की वर्ण योजना है। ये गौड़ी रीति की पंक्तियां हैं। तो इसमें चौथा जो विकल्प है यही संगत नहीं है, गौड़ी रीति है। अगला देखिए, निम्न में वैदर्भी रीति का उदाहरण नहीं है। अब वैदर्भी रीति के उदाहरण देखेंगे हम। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सवई सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। तो श्रृंगारिकता है, माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति है। अगला है, लाली बन सरस कपोलों की, आँखों में अंजन सी लगती, माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति है। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, यहाँ प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है। भक्ति परक जो पंक्तियाँ होती हैं, नीति परक, भक्ति परक, उपदेश परक, इन पंक्तियों में प्रसाद गुण और पांचाली रीति होती है। तो चौथा जो विकल्प है ये वैदर्भी रीति का उदाहरण नहीं है मित्रों, तो चौथा विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में पांचाली रीति का उदाहरण नहीं है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूर भले हीरे कहलाए। तो मित्रों ये पंक्ति पांचाली रीति बिल्कुल सही है, प्रसाद गुण है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, प्रकृति चित्रण है, पांचाली रीति है, प्रसाद गुण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, तो यहाँ भी आप देख लीजिए, प्रकृति चित्रण है, प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है। नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ओज गुण है। जहाँ ओज गुण होता है वहाँ गौड़ी रीति होती है।
इसका मतलब चौथा विकल्प ही ऐसा है जो पांचाली रीति का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, प्रयुक्त काव्य रीति है। तो प्रसाद गुण है मित्रों, क्योंकि प्रसाद गुण में झटती अर्थ है, यानी कि जहाँ पर काव्य पंक्ति को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, चित्त में अर्थ की व्याप्ति हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण विषयक जो पंक्तियाँ होती हैं वहाँ पांचाली रीति होती है। तो इसमें काव्य रीति हो गई पांचाली। तो इस तरह मित्रों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके माध्यम से हमने काव्य रीतियों पर चर्चा की। एक बार पुनः छोटा सा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।